Hello everyone, welcome to biology class and let's see again about ultrafiltration या यूँ कहें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन का आगे का पोर्शन हम देखते हैं. इन द लास्ट क्लास वी हैड सीन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन डिटेल. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने पिछली क्लास में देख लिया था. ठीक है, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे होती है, कौन कौन से प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस प्रेशर की वजह से नेट फिल्टर प्रेशर क्या रहता है वो हम देखेंगे, या इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर क्या रहता है वो हम सब देखेंगे. ठीक है, एज वी नो रीनल आर्टरी कलेक्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू किडनी. ठीक है, नाम से क्लियर, रीनल आर्टरी मतलब किडनी में ब्लड को कैरी कर रही है. कहाँ से? फ्रॉम हार्ट. हार्ट से फिर ये रीनल आर्टरी किस में डिवाइड हो जाती है? एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल में डिवाइड हो जाती है. और इसकी जो फाइन ब्रांचेस होते हैं विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस. यहाँ पे हमने कुछ लेयर देखी थी, एंडोथेलियल, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट सेल. ठीक है, और इन पोडोसाइट सेल्स के बीच में ये जो पोडोसाइट सेल्स हैं, ये पोडोसाइट सेल्स हैं, इन पोडोसाइट सेल्स के बीच में हमने क्या देखी थी? हमने यहाँ पे देखा था कुछ स्पेस था जिसको हम बोल रहे थे फिल्ट्रेशन स्लिट, और ये पूरा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन फॉर्म करती है. ठीक है, अब ये जो ब्लड यहाँ पे आया है एफरेंट आर्टरियोल से बोमेन कैप्सूल के इस पार्ट में फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट होंगे इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से. ठीक, अब ब्लड में क्या है? ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सब्सटेंस. ठीक, कोलाइडल सब्सटेंसेस के फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में ये ब्लड होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिले हुए हैं. हमने ब्लड का कंपोजिशन भी पढ़ा हुआ है. तो ब्लड में जैसे वाटर है और वाटर के साथ में प्लाज्मा का आपने कंपोजिशन देखा था, उसमें हमने पढ़ा था 90% वाटर रहता है, 10% सॉलिड सब्सटेंस रहता है. तो उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं, प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, आयंस रहते हैं, साल्ट्स वगैरह, है ना. तो ये सब चीज़ें रहती हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल भी मिले हुए हैं इसमें, उनको हमको फिल्ट्रेट करना है. ठीक है, तो ये कोलाइडल फॉर्म में ब्लड है. तो अब जब ये ब्लड एफरेंट आर्टरियोल्स, व्हेन ब्लड कम्स फ्रॉम हार्ट इनटू किडनी इन बोमेन कैप्सूल, ठीक है, थ्रू एफरेंट आर्टरियोल. ठीक, तो ये क्या डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरी, मतलब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे हो रही है ये आपको समझना है. डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल इज मोर देन एफरेंट आर्टरियोल, ये आपको ध्यान रखना है. इसका डायमीटर कैसा है? डायमीटर जो है ये किसका ज्यादा है? एफरेंट आर्टरियोल का ज्यादा है. एफरेंट आर्टरियोल का क्या है? ज्यादा है. ठीक है, ये आप देख रहे हैं. और एफरेंट का क्या है? कम. ठीक, अब क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पे इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, काफी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और उसके कारण ये फिल्ट्रेट हो जाएंगे पोडोसाइट सेल, और उनके बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट है उनसे फिल्ट्रेट हो जाएंगे. फिल्ट्रेट होके कहाँ आएंगे? कैप्सुलर स्पेस जो है यहाँ पे आ जाएंगे सब. ठीक है, तो फिर यहाँ से फिल्ट्रेट होके इधर आएंगे आगे ट्यूबुलर पार्ट में, रीनल ट्यूबुलर पार्ट में. ठीक है, तो ये जो है ये इफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर में डिफरेंस होने के कारण यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा. ठीक है, तो वो सब हम देखते हैं क्या क्या प्रेशर है. अब ये जो ब्लड यहाँ पे आया है, तो मैंने बताया एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा है. डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल इज मोर देन एफरेंट आर्टरियोल, सो इट क्रिएट प्रेशर इन ग्लोमेरुलस. ठीक है, बिकॉज ब्लड विच कम्स थ्रू एफरेंट आर्टरियोल आर नॉट फुली ड्रेन्ड आउट थ्रू एफरेंट आर्टरियोल, सो इट क्रिएट प्रेशर. कौन कौन से प्रेशर है वो हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लगता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सबसे पहले मैं आपको प्रेशर बता रहा हूँ, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, ये रहता है 75. एक मिनट. ठीक है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये रहता है 75 mmHg रहता है. ठीक है, इसको दो अपोजिट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है. एक तो यहाँ पे होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है ग्लोमेरुलस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ठीक है, एक किसका? ब्लड का है, जो ब्लड आ रहा है, और एक किसका रहता है? एक जो प्रेशर रहता है वो रहता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है. तो ये दो इसको यहाँ पे रखते हैं, कैप्सुलर और ब्लड कोलाइडल. तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो रहता है वो 20 mmHg रहता है, और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है ये रहता है 30 mmHg, और एक होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. भाई एक ब्लड में प्रेशर है, उसमें जो कोलाइडल सबसे उसके कहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. और एक होता है
इस बोमन कैप्सूल की दीवार पे उस पर प्रेशर एग्जर्ट करती है जो रहता है 20 mmHg। ये कितना हो गया 30 प्लस 20 कितना हो गया 50। तो 75 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 25 mmHg। ये जो 25 mmHg जो प्रेशर आया है ये आया है इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर, या इसको नेट फिल्टर प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेट फिल्टर प्रेशर कितना आ गया 25 mmHg आ गया, है ना। मतलब ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो 75 mmHg था। इसको दो अपोजिट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 30 mmHg था, और एक है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि बोमन कैप्सूल की दीवार भी प्रेशर एक्सर्ट करती है 20 mmHg। तो ये हो गया 50, तो 75 माइनस 50 हो गया 25 mmHg। ये जो 25 mmHg जो यहाँ पे प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, इस प्रेशर के कारण यहाँ पे जो ब्लड में डिफरेंट टाइप सब्सटेंस मिले हुए हैं, क्या क्या है इसमें, वाटर है, ग्लूकोज है, साल्ट है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब आयन है ना। और ये इसके अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन को बाद में लिखेंगे क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। तो वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट है ना, एमिनो एसिड है ना, हार्मोन्स वगैरह हैं, विटामिन हैं, ये सब जो रहते हैं। और कुछ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट में क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट है ना। तो ये सब फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल दिस फिल्टर्ड सब्सटेंसेस आर नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इनको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, एंड सच फिनोमेना इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें ये जितने भी फाइन पार्टिकल थे ये सब फिल्ट्रेट हो गए। कहाँ से, यहाँ से सब फिल्ट्रेट होके यहाँ आ गए, और कहाँ आ गए, इधर है ना, ये सब चीजें यहाँ पे आ गई, कैप्सुलर स्पेस में आ गई। ठीक है, और ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है ये 180 लीटर पर डे होता है। ठीक है, 180 लीटर 180 लीटर पर डे ये ग्लोमेरुलस फिल्टर निकलता है पर डे। ठीक है, पर डे इतना फिल्ट्रेशन होता है 180 लीटर। ठीक है, जबकि हमारा यूरिन कितना फॉर्म होता है, ओनली 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन हम पास करते हैं, लेकिन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में कितना आता है, ये 180 लीटर पर डे ये निकलता है। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या है, ये इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोलते हैं ना, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एमिनो एसिड, ठीक है, हार्मोन्स, विटामिन और दूसरे नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह, ठीक है, ह्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एलेंटाइन, ये सब चीजें रहती है। ठीक, अब ये सब चीजें यहाँ से फिल्ट्रेट होकर कहाँ गई, कैप्सुलर स्पेस में आ गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्यों हुआ, यहाँ पे कौन कौन से प्रेशर लग रहे थे वो मैंने आपको बताया। तो 25 mmHg इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, है ना। और इस कौन कौन से प्रेशर लगे हैं, यहाँ पे लगा ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलस की दीवार ग्लोमेरुलस ने क्रिएट किया था, एक ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ब्लड का प्रेशर था, और एक बोमन कैप्सूल की दीवार भी यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करती है। ठीक है, तो ये 30 और 20 माइनस 75 हो जाता है, 75 माइनस 50 mmHg, तो ये आता है 25 mmHg। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये याद रखिएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। देखो, सबसे पहले EFP इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर, इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर, फिर GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फिर एक हमने देखा बीकॉफ ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर एक हमने देखा CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये सब प्रेशर है 180 लीटर पर डे यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो रहा है। तो क्यों क्रिएट हुआ, आपने देखा डायमीटर एफरेंट आर्टरियल का ज़्यादा था, एफरेंट आर्टरियल का कम था। ठीक है, तो ये सब फिल्टर होके यहाँ पे आ जाते हैं। पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
समझ में आ गया होगा आपको। तो क्या क्या फिल्ट्रेट होते हैं वो भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होते हैं ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो हमने देखी थी, एंडोथेलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट और फिल्ट्रेशन स्लिट इसके थ्रू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो था 25 mm था, इसके थ्रू ये यहाँ पे फिल्टर होके आ जाते हैं, ठीक। अब सेकेंड स्टेप होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, सेकेंड स्टेप होती है इसमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अगली स्टेप क्या रहेगी यूरिन फॉर्मेशन की, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब यहां से लगभग ब्लड के सभी चीजें फिल्ट्रेट होकर आ गए, सिर्फ दो चीजें फिल्ट्रेट नहीं हुई अभी, क्या क्या, जो लार्ज साइज के थे, एक तो थी प्रोटीन और एक मेन जो ब्लड सेल है आरबीसी की सीरो सेल है या ब्लड सेल जो है ये लार्ज साइज के हैं, ये दो यहाँ पे रह जाते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं फिल्टर हो जाते हैं। क्यों नहीं फिल्टर रहते, कि लार्ज साइज के रहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पे यूजफुल सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहेंगे। अब यूजफुल सब्सटेंसेस क्या क्या है, यहाँ पे वाटर है, ग्लूकोज है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमीनो एसिड, हार्मोन्स, विटामिन, ये सब यूजफुल है। बचे रिमेनिंग सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है। तो वो आगे जाके यूरिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन हार्मफुल सब्सटेंस जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। आगे हमें समझ में, तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा पीसीटी है, ठीक है, पूरा पीसीटी है, फिर ये हैंडल लूप है, ये डीसीटी, और ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट। तो इन सभी पार्ट में क्या होगा रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, ठीक है, सभी पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन। अब ये यहाँ से आते हैं कैप्सुलर स्पेस कहाँ आते हैं, ये हमारे रेनल ट्यूबुलर पार्ट में आते हैं, रेनल ट्यूबुल्स में आते हैं। रेनल ट्यूबुल्स में आपको मालूम है पीसीटी है, हैंडल लूप है, लूप ऑफ हैंडल और डीसीटी, और ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। इधर इतनी चीजें दिख रही होंगी आपको, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पे आता है कहाँ पर पीसीटी में, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पीसीटी वाले पार्ट में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पीसीटी, ठीक है। जितने भी वाटर, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें वाटर 100% हो जाता है, अमीनो एसिड जो रहता है 100%, तो यहाँ पे क्या वाटर, H2, अमीनो एसिड, ये सब 100% हो जाएगा, ठीक है। फिर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब जो रहता है सोडियम आयन, पोटेशियम बाइकर, ये सब 70 mmHg, 70% है ना। वाटर, अमीनो एसिड 100% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कितने परसेंट होते हैं, ये होते हैं 70% यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये हेनले लूप वाले पार्ट में भी यहाँ पे, अब हेनले लूप में दो पार्ट है, डिसेंडिंग लूप जो कि यहाँ से नीचे आ रहा है, इसलिए इसको डिसेंडिंग लूप, फिल्ट्रेशन जो है क्या हो रहा है नीचे आ रहा है, इसको डिसेंडिंग लूप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं असेंडिंग लूप बोलते हैं, असेंडिंग लूप। यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऊपर जा रहा है, ये क्या है डिसेंडिंग लूप, और ये असेंडिंग लूप। तो फिल्ट्रेशन नीचे आ रहा है इसलिए डिसेंडिंग लूप, फिल्ट्रेशन यहाँ पे ऊपर जा रहा है इसलिए भाई ये फिल्ट्रेशन कहाँ आ रहा है नीचे आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो ये असेंडिंग लूप कह रहा है। तो यहाँ पे भी डिसेंडिंग लूप में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और यहाँ पे होता है साल्ट का, ठीक है, साल्ट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे डीसीटी में भी बचे हुए सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन, यहाँ पे फिर रिमेनिंग जो 5% और कुछ मात्रा में अमाउंट में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम जो बचे थे वो कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंस है इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जितने भी यूजफुल सब्सटेंस हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इन सभी पूरी प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन की होती है, इस पूरी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए कुछ हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड में आपने कॉर्टेक्स वाला पार्ट पढ़ा था, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में एल्डोस्टेरॉन, मिनरल कॉर्टिकाइड, ग्लूकोकॉर्टिकाइड, ठीक है, ये सब यहाँ पे मिनरल्स और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक पढ़ा था वेसोप्रेसिन, है ना, जो कि कहाँ से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलता है, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से के पोस्टीरियर लोब से जो वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है, वो वेसोप्रेसिन हार्मोन
बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा वाटर एब्जॉर्प्शन। ये H2O के एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हेल्प करता है। जो PCT में या डिसेंडेंट ग्रुप ऑफ हेल्लेस में जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें ये इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो बेसिक प्रोसेसिंग वाटर एब्जॉर्प्शन हेल्प करेगा। मिनरल कॉर्टिकॉइड जितने मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो इस तरह से इन हार्मोन्स की प्रेजेंस में ये रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। अब रिमेनिंग सब्सटेंस क्या बचा, नाइट्रोजन बेस्ड बचा। इसमें क्या है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड वगैरह है, ठीक है। ये सब जो रहते हैं, और हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एलेंटाइन, ये सब ये हार्मफुल वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते पहुंचते क्या यूरिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं यूरिन फॉर्म होता है, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते पहुंचते ये यूरिन में कन्वर्ट होगा। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर हो रही है, रीनल पेल्विस, फिर रीनल पेल्विस कहाँ, यूरेटर, यूरेटर से कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर। इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर तक हमारा यूरिन पहुंच जाता है, ठीक। तो रिमेनिंग जो सब्सटेंस रहते हैं उसमें 95% वाटर ही रहता है और बाकी 5% जो रहते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और वेस्ट नाइट्रोजन सब्सटेंसेस रहते हैं, ठीक है। तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे हमारा सीक्रेट होता है। और इस तरह से सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमने देखा यूजफुल सब्सटेंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तीसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। थर्ड प्रोसेस क्या है, ट्यूबुलर, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन के में क्या होता है, अब जो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ये ट्यूबुलर सिक्रीशन में किया जाता है, रिमूव किया जाता है सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू ब्लड। अब इस फिल्ट्रेट से जो भी सब्सटेंस रह जाते हैं, वेस्ट मटेरियल है ना, या ऐसे सब्सटेंस जो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुए थे, है ना, वो उनको फिल्ट्रेट कर दिया जाता है किसमें, ब्लड में, ठीक है। तो ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, या यूँ कहें कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे जो सब्सटेंस रह जाते हैं, रिमेनिंग सब्सटेंस, उनको ब्लड में वापस से क्या कर दिया जाता है, सिक्रेट कर दिया जाता है। तो ये कहलाती है तीसरी स्टेप, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है हमारा जो जितने भी सब्सटेंस यहाँ पे आया था, यूजफुल सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो गए और रिमेनिंग सब्सटेंस जो है वो क्या हो गए, वो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रीनल पेल्विस से फिर कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, ये पहुँचा दिए जाते हैं हमारे रीनल पेल्विस और वहाँ से यूरेटर पहुँचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेट में यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। आ रहा भी समझ में आपको। फिर से फटाफट मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है सूक्ष्म छनन, जिसमें जो ब्लड हार्ट से किडनी में आता है, किडनी की हमारे जो नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू आता है। रीनल आर्टरी की 2 ब्रांच होती है, एफरेंट और एफरेंट, और इसकी फाइन ब्रांच जो रहती है वो फॉर्म करती है ग्लोमेरुलस, ठीक। तो एफरेंट आर्टरी से यहाँ ब्लड आया, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका एफरेंट का कम है। तो डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कुछ फिल्टर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको नेट फिल्टर प्रेशर या इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर कहते हैं। और ये रहता है इक्वल ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको 2 अपोजिट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का प्रेशर रहता है, और एक बोमेन कैप्सूल की दीवार यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, तो जूम करके आप देख लीजिएगा, कहीं पे कुछ समझ में आए तो, है ना। सभी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ मिटाया नहीं है ना, तो इसलिए। तो ये प्रेशर आप देख रहे हैं, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है 30 mmHg, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है 20, दोनों कितने हो गए 50, तो 75 माइनस 50 ये हो गया 25 mmHg। तो इस फिल्टर प्रेशर के कारण ब्लड यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था आपको एंडोथेलियल सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट सेल, फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट है, इनसे ये सब फिल्ट्रेट हो जाएंगे। क्या क्या फिल्ट्रेट होंगे, लगभग ब्लड से मोस्टली पार्ट फिल्ट्रेट हो जाता है, एक्सेप्ट प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स, है ना। तो क्योंकि लार्ज साइज के होते हैं, बाकी फाइन पार्टिकल सब फिल्टर हो जाएंगे। इसमें क्या क्या, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब रहते हैं। और इसके अलावा एमिनो एसिड, हार्मोन्स, विटामिन, वेस्ट मटेरियल, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये सभी फिल्ट्रेट होकर कहाँ आ जाती है, कैप्सुलर स्पेस में आ जाती है। इसको हम कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, एंड सच सब्सटेंसेस इज नोन एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट।
पर डे 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रिलीज होता है। इसके बाद फिर अगली स्टेप आती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इन जितने भी सब्सटेंस जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है इसमें से यूजफुल सब्सटेंस का, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नाम इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, मतलब जो आ चुकी है चीज़ें उनको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए, और वो भी यूजफुल सब्सटेंस, इसलिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये कहाँ पे होती है प्रोसेस? ये रीनल ट्यूबल्स में होती है, पीसीटी, लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में भी होती है, सभी पार्ट में होती है। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी? तो वाटर, ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी। जैसे H2 अमीनो एसिड 100% एब्जॉर्ब हो रहे हैं। और यहाँ पे फिर इसके बाद लूप ऑफ हेनले में वाटर डिसेंडिंग लूप में, साल्ट असेंडिंग लूप में, और ये डीसीटी में भी इस तरह से एब्जॉर्प्शन चलता है रिमेनिंग सब्सटेंस का। फिर जो बच्चे कुछ रह जाते हैं वो कहाँ पे होता है? ये होता है हमारा कलेक्टिंग टैंक, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। अब ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे दो तरह से होती है, ठीक है। एक तो यहाँ पे पीसीटी और डीसीटी में, और एक हेनले लूप में, ठीक है। बची हुई प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। तो इस तरह से ये रीअब्जॉर्प्शन में यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। रिमेनिंग सब्सटेंस जो यूजफुल नहीं थे, मतलब जो हार्मफुल थे या जो टॉक्सिक थे, वो वाटर साथ मिक्स होकर क्या बनाएंगे? यूरिन फॉर्म करेंगे। और ये ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या रिमेनिंग सब्सटेंस को सीक्रेट कर दिया जाता है ब्लड में, वो फिर फिल्ट्रेट होता है और यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि यूजफुल सब्सटेंस सब एब्जॉर्ब हो गए, रिमेनिंग सब्सटेंस जो हार्मफुल है वो क्या कहलाएंगे? जो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन इन 3 स्टेप्स होता है: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे हमने देखा कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे, है ना। एल्डोस्टेरॉन, मिनरल कॉर्टिकाइड, वेसोप्रेसिन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से और पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूरिन फॉर्मेशन हमारा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक तो यूरिया का फॉर्मेशन ट्रैक्स एंसिलेट साइकिल के थ्रू, और एक हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन जो कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू देखा, ठीक है। कुछ और भी चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे काउंटर करंट फ्लो, काउंटर करंट देखेंगे, और यूरिन का कंपोजिशन देखेंगे, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे 3 स्टेप में देख रहे हैं आप: अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में फाइन सब्सटेंसेस का फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। कुछ फिल्ट्रेशन प्रेशर मैंने आपको बताया। फिर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में जितने भी फिल्ट्रेट आए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, उसमें से कुछ यूजफुल जो सब्सटेंस थे उनका सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। कुछ हार्मोन्स की वजह से पूरी प्रोसेस हुई थी। फिर हमने ट्यूबुलर सिक्रेशन देखा, जो रिमेनिंग सब्सटेंस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो यहाँ पर सीक्रेट कर दिए जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम एक चीज़ और देखने वाले थे, क्या बोलते हैं, जो हमारा जो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जो रहता है ये 2 तरह का होता है, ठीक है। सेलेक्टिव जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन, और एक होता है क्या? फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी जो होता है वो होता है कहाँ पे? पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। ऑब्लिगेटरी जो होता है वो कहाँ होता है? पीसीटी और लूप ऑफ हेनले में होता है। और जो सेकेंड फैकल्टेटिव जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक। तो पीसीटी और हेनले, लूप ऑफ हेनले में ये ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ये जो पार्ट है डीसीटी और प्लस कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे होता है फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन होता है। ये इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो जाती है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं इसके यूरिन फॉर्मेशन और काउंटर करंट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।